हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे 19th सेंचुरी के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, दैट इज़ जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर जे.एस. मिल। जे.एस. मिल 19th सेंचुरी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे एंड इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। ग्रे एक स्कॉलर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जिनका कहना था कि अगर कोई भी लिबरल है तो वो जे.एस. मिल हैं। बिफोर जे.एस. मिल लिबरलिज्म को देखा जाता था एज लेजिस फेयर, जहाँ पर बात की जाती थी टू बी लेफ्ट अलोन, जहाँ पर लिबरलिज्म ये कहता था कि इंडिविजुअल को अकेले छोड़ देना चाहिए, स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए थी। बिफोर जे.एस. मिल लिबरलिज्म वॉज टॉक्ड अबाउट इन अ नेगेटिव वे। एक नेगेटिव लिबरलिज्म की बात की जाती थी जहाँ पर स्टेट का नेगेटिव रोल होता था, दैट इज़ कोई रेस्ट्रेंट नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसे लिबरलिज्म की बात की जाती थी। लेकिन जे.एस. मिल आकर बताते हैं कि एक स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए। स्टेट के एक्टिव रोल की बात करते हैं इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक इंडिविजुअल की लाइफ में वेलफेयर करने के लिए स्टेट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअलिटी एज सोशल एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल। वो एटमिस्टिक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ एक एटम है सोसाइटी का, बल्कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल की बात करते हैं जो एक सोसाइटी का पार्ट है। इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है बट ऑल्सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हिज सोशल स्ट्रक्चर, जिस सोशल स्ट्रक्चर का वो पार्ट है। सो इंडिविजुअल की ग्रोथ सिर्फ एक इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके सोशल स्ट्रक्चर की, इस सोसाइटी में वो है उसकी भी बात करते हैं। वो मिल को एक बॉक्स में फिट करना कि वो सिर्फ एक लिबरल थे वुड नॉट बी राइट, क्योंकि उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो प्लूरलिज्म की बात करते हैं, वो सोशलिज्म, कोऑपरेटिव सोशलिज्म की बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से सोशलिज्म और लिबरलिज्म को इंटीग्रेट करके एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो कि बेनिफिशियल हो फॉर द पीपल। वो एलिटिज़म की बात करते हैं एंड वो फेमिनिज्म की बात करते हैं। Many scholars have called him the Peter who defied his master, क्योंकि जेरेमी बेंथम जो उनके मास्टर थे वो उनकी यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को रिवाइज करके बताते हैं कि अनलाइक बेंथम जो ये कहते हैं कि प्लेजर की क्वांटिटी मैटर करती है, वो कहते थे कि व्हाट मैटर्स इज़ क्वालिटी ऑफ द प्लेजर। देयर आर प्लेजर्स दैट आर हायर एंड लोअर। क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है प्लेजर की, ना कि क्वांटिटी, जैसा बेंथम कहते थे। तो इसी वजह से उनको कहा जाता था कि ही इज़ द पीटर हु डिफाइड हिज मास्टर। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, अगर किसी एक इंसान की भी डिफरेंट व्यू है इन द सोसाइटी, तो उस इंसान को फुल राइट होना चाहिए, फुल फ्रीडम होना चाहिए अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर उसकी आवाज़ दबाई जाती है, अगर किसी एक इंसान का भी व्यू जो है उसको दबाया जाता है, उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो हम ट्रुथ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो डिसेंटिंग व्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीच अ बेटर ट्रूथ। एंड ही सेड कि लिबरल सोसाइटी, अगर आपको लिबरल स्टेट बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक लिबरल सोसाइटी हो। वो अपनी वाइफ हैरियट टेलर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सपोर्टेड विमेन कॉज। वो उन्होंने 19th सेंचुरी में पार्लियामेंट में बिल रखा था for women's equal right, which was obviously rejected, but it was a great step in the प्रमोशन ऑफ विमेंस इक्वल राइट्स। वो जेंडर इनइक्वालिटी को अपोज करते थे और उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि ये अनजस्ट है, अनइक्वल ट्रीटमेंट है टू द वुमेन एंड विच आर इक्वल इन सोसाइटी। एंड ही वॉज अ ग्रेट फेमिनिस्ट। Now let us have a look at his life. He was born in London in 20 May 1806 and उनके 8 छोटे भाई बहन थे। He had 8 other siblings. उनके फादर जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटलैंड से थे एंड राइटर बनना चाहते थे। सिंस वो राइटर बनना चाहते थे तो यंग एज से ही जो मिल थे वो अपने फादर को हेल्प करते थे इन रीडिंग बुक्स एंड प्रूफ रीडिंग हिज बुक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जेम्स मिल की बुक जो थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसको उन्होंने प्रूफ रीड किया था। मिल जो है वो इट वुड बी शॉकिंग टू नो कि मिल कभी भी स्कूल नहीं थे, वो हमेशा होम स्कूलिंग की थी उन्होंने।
ही स्टार्टेड लर्निंग ग्रीक एट द एज ऑफ 4 एंड लैटिन बाय 8. बाय द एज ऑफ 10 उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी, लाइक ही स्टडीड प्लेटो, लॉजिक एंड हिस्ट्री एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स. इनके एजुकेशन से इन्होंने एक बात समझी थी कि नेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नर्चर है. दैट इज़ हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ से हमें किस तरीके से क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके से हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन द नेचर ऑफ अ पर्सन, कि वो मेल है या फीमेल, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसको किस तरीके से नर्चर किया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इन 1823 वो ईस्ट इंडिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जॉब करने लगते हैं एज एन असिस्टेंट एग्जामिनर एंड वर्क फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बाय द एज ऑफ 20 वो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स भी लिखने लगते हैं. लेकिन 1826 में वो रियलाइज़ होता है उनको कि वो किस तरीके से अपने लाइफ में फीलिंग्स से एक कटाव हो गया है उनका. ही हैज़ लॉस्ट फीलिंग्स, उनको कोई सेंस ऑफ जॉय नहीं है, वो कुछ फील करना ही भूल गए हैं. विच अवेकन हिम, जिससे वो रियलाइज़ करते हैं कि वो लॉस्ट, ही इज़ फीलिंग लॉस्ट इन हिज लाइफ. एंड इस डिप्रेशन से निकलने के लिए उनकी मदद की थी वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोएट्री से. यहाँ उन्हें समझ आई कि लाइफ में सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस थिंकर्स लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, एडम स्मिथ, बेंथम, रिकार्डो एंड टॉकविल. उन्होंने बेंथम के आइडिया ऑफ यूटिलिटी को भी फॉलो किया है, लेकिन वो उसको चेंज करते हैं. हैरियट टेलर की जो कि उनकी वाइफ है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से उनके जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट भी थे, वो जिसमें वो वुमेन के राइट्स को भी सपोर्ट करते थे. मिल ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से फेमस वर्क जो हैं उनके वो हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक, ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड यूटिलिटेरियनिज्म. ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी. अब हम ये जानते हैं कि जे.एस. मिल ने जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज़ किया था, एक न्यू फॉर्म दिया था, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता था कि ही वॉज द पीटर हु डिफाइड हिज मास्टर. बट जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म क्या है वो हम पहले देखेंगे. जेरेमी बेंथम ने अपने यूटिलिटेरियनिज्म की जो व्यूज़ हैं, जो आइडिया है, वो डेवलप किया है इन हिज बुक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, विच वॉज रिटन इन 1789. वॉट इज़ एक्चुअली यूटिलिटेरियनिज्म? यूटिलिटेरियनिज्म होता है कि हम किस चीज़ से अच्छा महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की क्या यूटिलिटी है हमारी लाइफ में, उसका क्या यूज़ है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से हमें कितनी खुशी मिल रही है या कितना दुख मिल रहा है, वो उसका यूटिलिटी है किसी भी चीज़ की. ये जो थॉट है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ हेडोनिज्म, जहाँ पर हेडोनिज्म ये बताता है कि किस तरीके से लोग जो है वो प्लेजर सीख करते हैं और पेन से दूर भागते हैं. दैट इज़ ह्यूमन नेचर. हम हमेशा उस चीज़ की तरफ जाएंगे जिससे हमें खुशी मिले, जो हमें खुश रखे, हम वो चीज़ के पास जाएंगे एंड अवॉइड करेंगे ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे हमें पेन मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ये जानते हैं कि जो जंक फूड है वो हमें नुकसान कर सकता है, इट कुड हार्म आवर हेल्थ, बट जो हमें उस चीज़ को खाने से खुशी मिलती है उसकी वजह से हम इनएविटेबली उसकी तरफ ज़्यादा खींचते हैं एंड अवॉइड द फूड विच डजेंट टेस्ट अस, विच डजेंट मेक अस हैप्पी. सो इट इज़ ह्यूमन नेचर. हम ऐसी चीज़ को पसंद करते हैं जो हमें खुशी दे, जो हमें प्लेजर दे, एंड अवॉइड करते हैं ऐसी हर उस चीज़ को जो हमें पेन दे. सो दैट इज़ हेडोनिज्म. बेंथम जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी जो है, किसी भी चीज़ को हम उसकी यूटिलिटी पे जज कर सकते हैं. अगर हम कोई भी पॉलिसी भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉलिटी में किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई रूल बना रहे हैं, तो उसको जज करने के लिए कि वो अच्छा रूल है या नहीं है, हम उसकी यूटिलिटी को देखेंगे. ये देखेंगे कि किस तरीके से कि लोगों को प्लेजर दे रहा है और उनके पेन को कम कर रहा है. अगर वो ज़्यादा प्लेजर दे रहा है सो इट इज़ अ गुड पॉलिसी और गुड रूल. लेकिन अगर वो मोर पेन गिवन है तो उस चीज़ की यूटिलिटी कम है, एंड सिंस उसकी यूटिलिटी कम है तो वो अच्छी पॉलिसी या रूल नहीं. बेंथम को ह्यूमन राइट्स जैसे भारी भारी वर्ड्स पसंद नहीं थे. वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक नेचुरल राइट्स वो अवॉइड करते थे, उनको रिजेक्ट करते थे. वो कहते थे कि कोई भी पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, ये इस बात से चेक करते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, हम उससे लोगों को कितनी खुशी मिल रही है, कितना प्लेजर मिल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि नेचुरल राइट्स एंड लिबर्टी और ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में नहीं मानते थे. वो सिर्फ प्लेजर और पेन
जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उसमें बिलीव करते थे। उनका ये कहना था, वो प्रिंसिपल उन्होंने दिया था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो मेन गाइड है फॉर द डिसीजन मेकिंग। अगर हम कोई भी डिसीजन बना रहे हैं तो उससे अगर मैक्सिमम लोगों को खुशी मिल रही है सो दैट इज़ द राइट डिसीजन, अगर उससे मैक्सिमम लोग दुखी हो रहे हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग डिसीजन। ये उनका सिंपल सा गोल था कि दैट इज़ हाउ अ डिसीजन कुड बी जज। अगर कोई भी रूल या पॉलिसी मेकिंग हमें जज करनी है तो हम इस बेसिस पे जज कर सकते हैं। बेंथम का ये मानना था कि इंसान जो है वो 2 चीज़ों से कंट्रोल्ड है, 2 फोर्सेस से कंट्रोल है, दैट इज़ प्लेजर एंड पेन। ही आर्ग्यूड कि लोग जो है वो सिर्फ खुशी चाहते हैं एंड पेन को अवॉइड करते हैं हर एक्शन में। एंड वो यूटिलिटी को भी ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि वही चीज़ यूज़फुल है, यूटिलिटी उसी चीज़ की है जो हमें प्लेजर दे, जो हमें बेनिफिट दे या फिर जिससे हमें खुशी मिल रही है, वही इंपॉर्टेंट है, वही यूज़फुल है, बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। बेंथम का ये मानना था कि जो प्लेजर है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और उसके लिए उन्होंने एक डिवाइस भी बनाई थी जिसको उन्होंने कहा था फेलिसिफिक कैलकुलस। ये एक ऐसी डिवाइस थी जहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर सकते थे कि किसी भी डिसीजन की या रूल की क्या यूटिलिटी है। ये मेजर करता था प्लेजर को इन द क्वांटिटेटिव टर्म। और उनका ये मानना था कि प्लेजर हाई और लो नहीं हो सकता है, प्लेजर इज़ प्लेजर। अगर हमें प्लेजर, सारे प्लेजर्स इक्वल हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ प्लेजर, इट इज़ जस्ट द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर दैट इज़ डिफरेंट। सभी प्लेजर्स एक जैसे होते हैं, ऐसा उनका मानना था। उनका ये कहना था अगर आपको आइसक्रीम खा के खुशी मिल रही है और अगर आपको सोकर खुशी मिल रही है, सो दे आर बोथ द सेम। जो खुशी है, जो प्लेजर है, वो दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है उस प्लेजर में। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द हेडोनिस्टिक और फेलिसिफिक कैलकुलस। ये एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आइडिया था जिससे हम प्लेजर को और पेन को मेजर कर सकते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इस मेथड में फैक्टर्स इंक्लूड थे लाइक इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड सर्टेनिटी ऑफ प्लेजर। द मेथड, जो फैक्टर्स थे जैसे इंटेंसिटी का मतलब है कि खुशी कितनी गहरी है, हम उस किसी भी चीज़ से कितनी ज़्यादा खुशी हमें हो रही है, वो इंटेंसिटी होती है। ड्यूरेशन है कि हमें कितने देर तक खुशी रहे, हमें कुछ देर की खुशी है या हम उससे महीनों तक किसी बात से खुश हैं, वो उसका ड्यूरेशन होता है। सर्टेनिटी है कि कितनी गारंटी है कि खुशी मिलेगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आपको कितनी सर्टेनिटी है, आप उसमें 50-50 श्योर है कि हाँ ये सक्सेसफुल होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। तो ये सर्टेनिटी कितनी है किस बात में, वो डिसाइड करती है। एंड आपका आता है प्रोपिनक्विटी, जो ये बताता है कि आपको कितनी जल्दी खुशी मिलेगी। ये भी एक फैक्टर है जो बताता है कि हमें कितनी जल्दी खुशी मिलेगी, किसी भी चीज़ से कितनी जल्दी प्लेजर मिलेगा। बेंथम ने एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दिया था कि जो हम जब काउंट करते हैं प्लेजर को, तो सभी जो इंसान हैं वो एक है, ईच काउंट फॉर वन, और कोई एक से ज़्यादा नहीं है। ईच पर्सन काउंट्स एज वन एंड नो वन काउंट्स फॉर वन मोर देन वन। तो यहाँ पर सभी इक्वल है, सभी को इक्वल बताया है इन्होंने। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन करते वक्त एक राजा की खुशी और किसी भी एक कॉमन इंसान की खुशी की वैल्यू बराबर होगी, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इससे उन्होंने लेजिस्लेटर पर कोई रोक नहीं लगाई कि सिर्फ वो अमीरों या अपने दोस्तों की खुशी के बारे में सोचें, क्योंकि सिंस यहाँ पर सब इक्वल है तो सबकी खुशी जो है वो इक्वल मानी जाएगी, किसी की खुशी कोई स्पेशल नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। दिस वॉज हिज आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप, जहाँ पर जेरेमी बेंथम का मानना ये है कि इंसान जो है वो 2 फोर्सेस से गवर्न है, दैट इज़ पेन एंड प्लेजर। वो नेचुरल राइट्स या फिर लिबर्टी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में नहीं मानते हैं जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। उनका ये मानना था कि जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम किसी भी पॉलिसी को या किसी भी डिसीजन को जज करना है हमें, तो हमें इस बेसिस पे जज करना चाहिए कि उस रूल से, उस डिसीजन से कितने लोगों को खुशी मिल रही है। अगर किसी भी डिसीजन से बहुत मैक्सिमम लोगों को खुशी मिल रही है तो वो डिसीजन करेक्ट है, अगर उससे मैक्सिमम लोगों को दुख मिल रहा है तो वो इनकरेक्ट है। उनका ये कहना था कि खुशी जो है, जो प्लेजर हमें मिलता है, वो क्वांटिटी वाइज हम उसको जज कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिवली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि हमें जो खुशी मिल रही है वो सब सेम होती है, खुशी की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट नहीं होती। सारे प्लेजर्स जो हैं वो एक हैं एंड सभी लोगों के प्लेजर्स जो हैं वो एक हैं, दैट इज़
एवरीवन काउंट एज वन, किसी की खुशी जो है वो स्पेशल नहीं है। तो इसकी वजह से लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ अमीरों की खुशी के बारे में या राजाओं की खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिंस सबकी खुशी एक है तो वो सबके बारे में इक्वल सोचेंगे। एंड वो ये बताते हैं, वो एक आइडिया डेवलप करते हैं, दैट इज़ द फेलिसिफिक कैलकुलस, जो हेल्प करता है टू मेजर प्लेजर एंड पेन, जहाँ पर वो कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी, जो ये बताते हैं कि कितनी खुशी है, ड्यूरेशन, कितनी देर तक खुशी है, सर्टिनिटी ऑफ प्लेजर, कि कब तक खुशी मिलेगी, ये मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और प्रोपेंक्यूटी, दैट इज़ कितनी जल्दी मिलेगी। और यही इनका जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी थी। अब इसी को रिवाइज किया है जे.एस. मिल ने। लेट अस सी व्हाट इज। मिल ने कहा है कि बेंथम ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने इंसान के कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया है। बेंथम के लिए प्लेजर इम्पॉर्टेंट था। मिल ने कहा है कि लाइफ का असली मकसद सिर्फ प्लेजर नहीं है, वो डिग्निटी और सेल्फ परफेक्शन की बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो हम सिर्फ हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ प्लेजर ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। डिग्निटी और परफेक्शन भी ज़रूरी है। ह्यूमन नेचर के उसमें ह्यूमन नेचर में डिग्निटी और परफेक्शन भी ज़रूरी है। और वो ये बिलीव करते हैं कि जो प्लेजर है वो उसकी सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी मैटर करती है। मिल ने बताया है कि किसी भी काम को देखने के 3 तरीके होते हैं। हम जब भी किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं, दैट इज़ द मॉरल एस्पेक्ट, द एस्थेटिक एस्पेक्ट एंड द सिंपैथेटिक एस्पेक्ट। अब मॉरल एस्पेक्ट होता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो हम अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो कितना सही है, मॉरली कितना सही है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट कम इज़ एस्थेटिक, कि क्या ये सुंदर है, इससे इसको एडमायर किया जा सकता है या डिस्पाइज किया जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड सिंपैथेटिक, कि क्या ये इसको उसकी इमोशनल साइड को देखना भी इम्पॉर्टेंट है। सो उनका ये कहना था कि सिर्फ राइट और रॉन्ग देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उसकी ब्यूटी और इमोशनल वैल्यू को भी देखनी चाहिए। सो मिल ने 3 पॉइंट्स दिए हैं टू जज एन एक्शन। अगर हम किसी भी एक्शन को जज कर रहे हैं तो ये ट्रिपल टेस्ट को यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ वो मॉरली भी सही हो, उसमें ब्यूटी हो एंड उसकी इमोशनल वैल्यू को भी समझने की ज़रूरत होती है। मिल का ये कहना था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस करना चाहिए विद द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे सो इट इज़ नॉट वेरी राइट, हमें उसके साथ साथ सोशल इंटरेस्ट की भी बात करनी चाहिए। उनका ये मानना था कि सोशल फीलिंग्स एंड कंसाइंस जो है, जिस सोसाइटी में इंसान रह रहा है वो उसके ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पर डेवलप, हम चाहें जैसे भी हो, हम कितनी भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन अगर हमारे आसपास का एरिया डेवलप नहीं है सो इट विल इवेंचुअली अफेक्ट अस। उनका ये कहना था कि अगर हम सिर्फ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात करेंगे तो वो एक सेल्फिश एक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्रेटेस्ट की बात करेंगे सो माइनॉरिटी जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगी, और अगर वो नेगलेक्ट हो जाती है तो ये उनके साथ इनजस्टिस होगा। सो हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात नहीं करनी चाहिए, हमें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, दैट इट क्रिएट्स अ हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। मिल का जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ऑफ डिफरेंस वो था कि प्लेजर जो है वो डिफ़र करते हैं इन क्वालिटी, नॉट जस्ट ओनली इन क्वांटिटी। दैट इज़ प्लेजर के क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में डिफरेंस होता है। मिल ने हायर एंड लोअर प्लेजर्स की बात की है, वो 2 तरीके की प्लेजर की बात करते हैं, दैट इज़ हायर एंड लोअर प्लेजर। जो हायर प्लेजर जहाँ पर इंटेलेक्ट एंड मॉरल की बात होती है वो हायर प्लेजर्स होते हैं, और जहाँ पर हम फिज़िकल प्लेजर्स की बात करते हैं, फिज़िकल यूज़ होता है, वो होते हैं हमारे लोअर प्लेजर्स। सो जहाँ पर इंटेलेक्ट की बात हो रही है वो हमारा हायर प्लेजर होता है, एंड द अदर प्लेजर्स जहाँ पर फिज़िकल प्लेजर्स हमें मिल रहे हैं वो लोअर प्लेजर्स होते हैं। सो ही डिवाइडेड प्लेजर्स इनटू 2, दैट इज़ हायर एंड लोअर। हायर जहाँ पर इंटेलेक्ट की बात होती है, जहाँ पर मॉरल और माइंड की बात होती है, वो हायर प्लेजर्स होते हैं, लेकिन जहाँ हम फिज़िकल प्लेजर को फील करते हैं वो लोअर प्लेजर्स होते हैं। और उनका ये मानना था कि हायर प्लेजर्स जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं टू द लोअर प्लेजर्स। और वो ये कहते हैं कि लोग जो दोनों एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से लोग हायर प्लेजर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो इंटेलेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द फिज़िकल प्लेजर। और वो कहते हैं, उन्होंने एक फेमस कोट दी थी जहाँ पर वो कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड एज अ ह्यूमन
than to be satisfied as an animal. अगर हम एक जानवर की ज़िंदगी जी के खुश हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इंसान की तरह सेटिस्फाइड रहें रादर देन एक एनिमल ज़िंदगी जिए। दैट इज़ एक डिग्निफाइड ज़िंदगी ज़रूरी है। एक ऐसी ज़िंदगी ज़रूरी है जहाँ पर हम हायर प्लेजर्स की बात कर सकें, हमारे पास इंटेलेक्ट हो, ऐसी ज़िंदगी ज़रूरी है, ना कि एक एनिमल लाइफ ज़रूरी है। आर्ट्स लाइक पोएट्री, म्यूज़िक एंड पेंटिंग को इम्पॉर्टेंट बताया है ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए, ह्यूमन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हमने देखा है कि वो किस तरीके से लॉजिक्स और बुक्स पढ़ के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, एंड ही लेटर रियलाइज़ कि लाइफ में सिर्फ लॉजिक ज़रूरी नहीं है, इमोशंस भी ज़रूरी है, आर्ट भी ज़रूरी है। सो ही सेड कि आर्ट लाइक पोएट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग ये लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और ये इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए और उनकी हैप्पीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड वो रिजेक्ट कर देते हैं द फेलिसिफिक कैलकुलस, जो कि कैलकुलेट करता है, मेजर करता है प्लेजर को मैथमेटिकली। वो कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, डेवलप नहीं हो सकती है जो कि प्लेजर को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सके, क्योंकि हर प्लेजर जो है वो डिफरेंट होता है। देयर इज़ अ हायर प्लेजर एंड लोअर प्लेजर। सो प्लेजर को मेजर करना डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ बना नहीं सकते हैं जिससे प्लेजर की क्वालिटी को मेजर किया जा सके। ऑल्सो मिल ने कहा था कि इंसान के अंदर सोशल फीलिंग्स होती हैं। दैट इज़ हम जब दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि हमें भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सेल्फिशनेस और सोशल सर्विस को एक साथ जोड़ दिया था उन्होंने, कि हम जब सोशल सर्विस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम सोशल सर्विस करते हैं। दैट इज़ बैलेंसिंग द individual with the social characters. So let us have a quick recap of revision of utilitarianism. मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को ह्यूमनाइज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन या जानवर नहीं है। हमारी खुशी हमारे कैरेक्टर और हमारी इंडिविजुअलिटी में छुपी हुई है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हैं। देयर इज़ अ हायर प्लेजर एंड देयर इज़ अ लोअर प्लेजर, जहाँ पर हायर प्लेजर जो है वो इंटेलेक्ट की बात करता है, मॉरल्स की बात करता है, और लोअर प्लेजर जो है वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर होता है। हायर प्लेजर जो है वो सुपीरियर है टू द लोअर प्लेजर, एंड जो दोनों एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हायर प्लेजर को प्रेफर करते हैं। वो आर्ट्स लाइक पोएट्री एंड म्यूज़िक को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन कैरेक्टर को बिल्ड करती है, ह्यूमन हैप्पीनेस को बिल्ड करती है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो बेंथम के फेलिसिफिक कैलकुलस को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आइडिया डेवलप नहीं हो सकता है जो प्लेजर को मेजर कर सके। एंड ही सेड कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स जैसे आइडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी को है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एंड विच इज़ एन अनजस्ट मूव टूवर्ड्स द माइनॉरिटीज़। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने मिल की लाइफ को समझा है, उनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समझा है, एंड हमने देखा है कि किस तरीके से मिल ने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज किया है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू कीप गेटिंग सच वैल्यू कंटेंट। एंड ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, so please join the Telegram channel as given in the description box. Thank you.